हेलो जोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का मुख्य कोटेशन, आप तभी तक सीख सकते हैं, आप तभी तक सीख सकते हैं जब तक आप खुद को एक छात्र मान पाते हैं। जब तक आप खुद को एक छात्र मान पाते हैं, क्योंकि कुछ सीखने के लिए झुकना पड़ता है। जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो अपने आप को कभी भी शिक्षक मत मानना, अपने आप को हमेशा छात्र मानना है। देखो, अपने को चाहे कितना भी ज्ञान ग्रहण क्यों ना हो जाए, अपने आप को परिपूर्ण मत मानना। अपने आप को ऐसे ही मानना कि हम छात्र हैं, हम किसी से भी ज्ञान सीख सकते हैं। अपने आप को कभी भी बड़ा महसूस मत करना, क्योंकि कुछ सीखने के लिए या कुछ पाने के लिए झुकना पड़ता है। जो झुक जाता है वो सीख जाता है, तो झुकना अति आवश्यक है। और दूसरा कोटेशन है, हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। जब हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। तो अपने को केवल संघर्ष पे ध्यान देना है, जीत स्वतः ही हो जाएगी। तो अपन आज जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी। कौन सी है? ज्योग्राफी। कल अपन ने देखा था वन संरक्षण एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आज अपन देखेंगे वनों का वर्गीकरण। देखो, कक्षा 10 अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो कल अपन ने वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी अध्याय 2 का अपन देखेंगे वनों का वर्गीकरण। वन कितने प्रकार के हैं? तो वन मुख्यतः देखो, प्रशासनिक उद्देश्य की दृष्टि से वन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आरक्षित वन, दूसरा होता है संरक्षित वन और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। तो अपन एक एक बिंदु का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो लिखिए वनों का वर्गीकरण। आज का मुख्य टॉपिक क्या है? वनों का वर्गीकरण। तो हेडिंग लगाइए, वनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? वनों का वर्गीकरण। वनों का वनों का वनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? वनों का वर्गीकरण। वनों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले अपने को एक लाइन नोट करनी है इसमें। देखो, प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर, किस उद्देश्य के आधार पर? प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर भारत के वन एवं वन्य जीवों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तो लिखिए, प्रशासनिक उद्देश्य की दृष्टि से, प्रशासनिक उद्देश्य की दृष्टि से भारत के वनों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। निम्न 3 वर्गों में, 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। देखो, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक उद्देश्य की दृष्टि से भारत के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन एक एक का विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो वर्ग संख्या 1, वर्ग 1 में आएगा कौन से वन? आरक्षित वन, आरक्षित वन या सुरक्षित वन। तो लिखिए, आरक्षित वन या सुरक्षित वन। नंबर 1 आरक्षित वन या सुरक्षित वन। नंबर 1 आरक्षित वन, आरक्षित वन। कोष्टक में अपन इनको सुरक्षित वन भी कह सकते हैं। सुरक्षित वन, आरक्षित वन या सुरक्षित वन। नंबर 2 पे आता है संरक्षित वन। कौन सा वन? संरक्षित वन, संरक्षित वन। नंबर 2 पर संरक्षित वन, संरक्षित वन, संरक्षित वन। इनको अपन रक्षित वन भी बोल सकते हैं। कौन से वन? रक्षित वन, रक्षित वन। और नंबर 3 पर आता है, देखो, नंबर 1 पर आरक्षित वन या सुरक्षित वन हो गए, नंबर 2 पर संरक्षित वन या रक्षित वन हो गए, और नंबर 3 पर आता है अवर्गीकृत वन। कौन से वन? अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन।
तो ये मुख्य रूप से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वनों की दृष्टि से, क्योंकि 3 कौन-कौन से प्रकार हो गए इसके, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। देखो आरक्षित वन वे वन होते हैं जिन पर सरकार का पूर्ण प्रतिबंध होता है। देखो लकड़ी काटने या चराने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, उसमें जाने की इजाजत नहीं होती है। देखो आरक्षित वनों में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन नंबर 2 पर आता है कौन से वन, संरक्षित वन। संरक्षित वनों में देखो अपन गवर्नमेंट की परमिशन के साथ अपन उसमें जा सकते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ अपन कुछ कार्य कर सकते हैं। लेकिन नंबर 3 पर आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं जिन पर जाने आने पर, पशुओं को चराने पर, लकड़ी काटने पर कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के वन हो गए, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में वनों में जाने के लिए पूर्णतः प्रतिबंध होता है, क्योंकि ना तो यहाँ से कोई व्यक्ति लकड़ी काट सकता, ना ही पशुओं को चरा सकता। लेकिन संरक्षित वनों पर कुछ हद तक गवर्नमेंट की परमिशन लेकर कुछ हद तक कार्य कर सकता है, टहनी वगैरह को काट सकता है पेड़ों की। तो ये कुछ हद तक गवर्नमेंट से परमिशन लेके व्यक्ति इसमें जा सकता है। लेकिन अवर्गीकृत वन है, इनमें कोई रोक टोक नहीं है, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। आप जा सकते हो, आ सकते हो, कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कितने पशुओं को चराओ, कितने पेड़ पौधों को नष्ट करो। लेकिन फिर भी अपनी मानवता की दृष्टि से देखो, पेड़ पौधों को नष्ट करना एक अच्छा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि पेड़ पौधों की दृष्टि से ही अपने को जो वर्षा जल की प्राप्ति होती है। अब जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल है तो सब कुछ है। तो अपने को वनों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वनों से ही अपन को लकड़ी मिलती है, वनों से ही अपनों को पशुओं को चराने के लिए टहनियाँ मिलती हैं। इसके अलावा देखो जो फर्नीचर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो भी अपने वनों से होते हैं। इसके अलावा इमारती लकड़ी मिलती है, इसके अलावा गोंद मिलता है वनों से, इसके अलावा पेड़ पौधों से अपने को रेशा मिलता है, इसके अलावा फल फूल मिलते हैं। तो अपने को क्या है, वनों का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वनों से ही अपने को वर्षा होती है, वनों से ही अपने को ऑक्सीजन मिलती है। तो इस प्रकार ये वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन और संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। एक एक का अपन विस्तारित अध्ययन करते हैं। तो पहला आता है आरक्षित वन। कौन सा वन, आरक्षित वन। पहला कौन सा आता है, आरक्षित वन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो नंबर 1, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नंबर 1 पर आता है आरक्षित वन। कौन से वन, आरक्षित वन। अब आरक्षित वनों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आरक्षित वन या सुरक्षित वन। तो हेडिंग लगाइए, आरक्षित वन या सुरक्षित वन। नंबर 1, आरक्षित वन या सुरक्षित वन। सुरक्षित वन, देखो नाम से पता चल रहा है ये बिल्कुल सुरक्षित है, कोई व्यक्ति इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का इन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। तो देखो आरक्षित वन ये पूर्ण प्रतिबंधित वन होते हैं। तो शॉर्ट रूप में अपन लिख सकते हैं पूर्ण प्रतिबंध, सरकार का पूर्ण प्रतिबंध, सरकार का पूर्ण प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध कौन से वनों पर रहता है, आरक्षित वनों पर रहता है। सरकार का अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तो कौन से वन हो गए, वो आरक्षित वन। इन जंगलों में देखो, इन जंगलों में पशुओं को चराने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। इन वनों में लिखिए, इन वनों में पशुओं को चराने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। तो लिखिए, इन वनों में पशुओं को चराने की अनुमति नहीं होती है। देखो आरक्षित वन है, इनमें पशुओं को चराने की अनुमति नहीं होती है। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र, लगभग 53% भाग आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। देखो आरक्षित वनों के अंतर्गत देश का लगभग 53% भाग आता है। तो देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र, लिखिए, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र, आधे से अधिक वन क्षेत्र, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र, लगभग 53%, लगभग कितना परसेंट भाग, 53% भाग, 53%। आधे से अधिक वन क्षेत्र, लगभग 53% भाग आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। वन क्षेत्र आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। आरक्षित या सुरक्षित वनों के अंतर्गत, आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। वनों के अंतर्गत
आता है। देखो लगभग 53% वन कौन से हैं? आरक्षित वन है, सुरक्षित वन है। देखो इस प्रकार के वन क्षेत्र सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। इन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। तो लिखिए इस प्रकार के वन क्षेत्र, इस प्रकार के वन क्षेत्र सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, मूल्यवान होते हैं, सबसे अधिक क्या होते हैं? ये मूल्यवान होते हैं, इसलिए इन पर गवर्नमेंट का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, प्रतिबंध होता है। इसके मुख्य क्षेत्र आएंगे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। मुख्य क्षेत्र तो लिखिए इसके मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। देखो मध्य प्रदेश हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, इनमें ये वन अधिक पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल। तो देखो आरक्षित वन या सुरक्षित वन, इन पर सरकार का पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। देखो इन वनों में पशुओं को चराने की अनुमति नहीं होती है। किसको? पशुओं को चराने की अनुमति नहीं होती है। देश के आधे से अधिक, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र, लगभग कितना परसेंट? 53% भाग आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्र सबसे अधिक मूल्यवान, सबसे अधिक क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? आरक्षित वन या सुरक्षित वन कहा जाता है, जिसमें मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इनको अपन मैप की दृष्टि से देख लेते हैं एक बार। मैप में ये लोकेशन इनकी कहाँ कहाँ है? तो ये अपना मैप रहा, ये अपना भारत का मैप है। किसका मैप है? भारत का मैप। ये अपना भारत का मैप है। इसमें देखो मध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश है, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ है मध्य प्रदेश, बिल्कुल बीचों बीच मध्य प्रदेश, एमपी। उसके बाद आता है केरल। केरल कहाँ है? बिल्कुल नीचे नीचे यहाँ पर, ये है केरल। कौन सा रल? केरल, ये है केरल। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। तो ये अपना यहाँ आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये अपना महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। उसके बाद अपना आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। तो मैं इसको पी भी कर देता हूँ, पी और बी, पश्चिम बंगाल। तो ये मुख्य मुख्य क्षेत्र हो गए, इनकी लोकेशन भारत में इस प्रकार है। तो ये अपने हो गए आरक्षित वन। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना आगे चलते हैं। संभवत है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। दूसरे प्रकार के वन, पहला आरक्षित वन अपना कंप्लीट हो गया। इन पर सरकार का क्या होता है? पूर्ण प्रतिबंध होता है। अब देखो सरकार का अगर आंशिक प्रतिबंध है, वो दूसरे नंबर के वन है जिन पर गवर्नमेंट का आंशिक प्रतिबंध होता है, अर्थात गवर्नमेंट की इजाजत से अपन जा सकते हैं, बिना इजाजत के अपन नहीं जा सकते, लेकिन गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद अपन जा सकते हैं। तो देखिए ये अपन ने देख लिया आरक्षित वन या सुरक्षित वन, आरक्षित या वन या सुरक्षित वन। नंबर 2 पर आता है संरक्षित वन या रक्षित वन। तो लिखिए संरक्षित वन या रक्षित वन। नंबर 2 संरक्षित वन, संरक्षित वन या रक्षित वन, रक्षित वन। देखो इन पर गवर्नमेंट की परमिशन से अपन जा सकते हैं। तो ये वन कौन से हैं? संरक्षित वन है। ये वन कौन से हैं? संरक्षित वन है। इसके अंतर्गत वैसे वन क्षेत्र आते हैं, इसके अंतर्गत वैसे वन क्षेत्र आते हैं जिनका नियंत्रण सरकार के अधीन तो रहता है, परंतु कुछ शर्तों के साथ वन उत्पाद ग्रहण करने का अधिकार आम जनों को होता है। तो इनमें आम जनों को अधिकार कब होता है? जब गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद में। तो इसके अंतर्गत वैसे वन क्षेत्र आते हैं, लिखिए इसके अंतर्गत वैसे वन क्षेत्र आते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण, जिन पर सरकार का नियंत्रण तो रहता है, परंतु
नियंत्रण तो रहता है, परंतु इन पर सरकार का नियंत्रण तो रहता है, परंतु कुछ शर्तों के साथ वन उत्पाद ग्रहण करने, परंतु कुछ शर्तों के साथ वन उत्पाद ग्रहण करने, कुछ शर्तों के साथ वन उत्पाद ग्रहण करने का अधिकार आम जनों का होता है। ग्रहण करने का अधिकार आम जनों को होता है, आम जनों को होता है। देखो आरक्षित संरक्षित या रक्षित वन, इसके अंतर्गत वैसे वन क्षेत्र आते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण तो रहता है। किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का नियंत्रण तो रहता है, परंतु कुछ शर्तों के साथ। किसके साथ? कुछ शर्तों के साथ या गवर्नमेंट की परमिशन के साथ हम वन उत्पाद जैसे उसकी टहनियां हो गई, उसके पत्ते हो गए, उसकी कुछ छाले हो गई, उसके कुछ फल फूल हो गए, उनका उत्पाद ग्रहण करने का अधिकार आम जनों को होता है, लेकिन परमिशन के बाद। किसके बाद? परमिशन के बाद अपन इनको ग्रहण कर सकते हैं। कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा, देखो कुल वन क्षेत्र हैं उनका 1/3 वन क्षेत्र इस प्रकार के वनों से घिरा हुआ है। तो कुल वन क्षेत्रों का लिखिए, कुल वन क्षेत्रों का कुल वन क्षेत्रों का 1/3 हिस्सा इन्हीं वनों से घिरा हुआ है। कितना परसेंट हिस्सा? 1/3 हिस्सा, लगभग 29%। देखो इसमें लगभग 29% करेंगे, लगभग 29%। 1/3 में लगभग 29% किसमें करेंगे? संरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसे संरक्षण की आवश्यकता होती है। इनको और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संरक्षण की। संरक्षण का मतलब बचाव की आवश्यकता होती है। तो लिखिए, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संरक्षण की आवश्यकता होती है। संरक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संरक्षण की आवश्यकता होती है, अर्थात बचाव की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जो मुख्य वन क्षेत्र हैं वो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। किस में? हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। मुख्य क्षेत्र हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। इनकी भी अपन मैप में लोकेशन देख लेते हैं, भाई कौन सा राज्य कहाँ पर है, किसकी क्या लोकेशन है। तो इनको भी अपन मैप में दर्शा लेते हैं ताकि अपने को पूर्ण रूप से इनका ज्ञान हो जाए, क्योंकि जब तक अपने मैप की दृष्टि से नहीं देखते तब तक अपने को इनका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता है। तो देखो सबसे पहले हरियाणा, देखो हरियाणा कहाँ है? ये रहा यहाँ पर, HR, पंजाब और हरियाणा। HR लिख देता हूँ इसको शॉर्टकट रूप से, HR हरियाणा। उसके बाद पंजाब, इसको P से दर्शा देता हूँ, P से पंजाब और हरियाणा। इसके जस्ट नीचे दिल्ली आ जाता है। हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश यहाँ लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश। तो ये इसकी तीनों की लोकेशन हो गई। ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया और ये हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये अपना कंप्लीट होता है संरक्षित वन।
कौन सा वन? संरक्षित वन। इसके अंतर्गत लगभग कितना परसेंट आता है? 1/3 हिस्सा, लगभग 29% हिस्सा इन वनों के अंतर्गत आता है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संरक्षण की आवश्यकता होती है। और इनके मुख्य क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश आता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। देखो ये नंबर 2 पर हो गया संरक्षित वन या रक्षित वन, जिस पर अपन कुछ क्षेत्रों पर क्या कर सकते हैं? वन उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन के बाद, गवर्नमेंट की परमिशन के बाद। इसके बाद नंबर 3 पर जो वन क्षेत्र आते हैं वो आते हैं अवर्गीकृत वन। कौन से वन? अवर्गीकृत वन, जिस पर गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। तो अवर्गीकृत वन नंबर 3 लिखिए, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। तब ये इन दोनों वन क्षेत्रों को छोड़कर जो संरक्षित वो सुरक्षित व रक्षित वनों को छोड़कर जो सब कुछ आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं, जिन पर गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, इनका प्रयोग कर सकता है। लेकिन फिर भी अपने को मानवता की दृष्टि से, इनको सतत पोषणीयता की दृष्टि से अपने को इनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि संसाधनों का अपन इस प्रकार प्रयोग करो कि वर्तमान का भी काम हो जाए, भविष्य के लिए भी बचे रहें। तो अपने को इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट ने अपने को परमिशन दे दी, इन वनों पर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट ने इस पर कब्जा नहीं कर रखा है, संरक्षित नहीं कर रखा है, उसके बाद अपन इसका अंधाधुंध प्रयोग करें तो ये अपने लिए ही घातक सिद्ध होता है। तो आता है अवर्गीकृत वन। उपरोक्त दोनों प्रकार के वनों को छोड़कर, देखो देखो अपन ने जो 2 प्रकार के वन पढ़े हैं, उन दोनों प्रकार के वनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि क्षेत्र जो सरकार, व्यक्तियों या समुदाय के अधीन होता है, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। जो सरकार के अधीन तो रहता ही है, उसके साथ साथ लोगों का भी उतना ही अधिकार रहता है। तो वो वन कौन से कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो लिखिए, उपरोक्त उपरोक्त दोनों प्रकार के वनों को छोड़कर, लिखिए उपरोक्त दोनों प्रकार के वनों को छोड़कर, उपरोक्त दोनों प्रकार के वनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, वन और कौन सी भूमि? बंजर भूमि, वन और बंजर भूमि, वन और बंजर भूमि क्षेत्र जो सरकार और व्यक्तियों का समुदाय, जो सरकार और व्यक्तियों का समुदाय, व्यक्तियों का समुदाय सरकार और व्यक्तियों के समुदाय के अधीन होता है, व्यक्तियों के समुदाय, व्यक्तियों के समुदाय के अधीन होता है। वो कौन से वन कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहा जाता है। तो लिखिए, अवर्गीकृत वन कहा जाता है, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अवर्गीकृत वन कहा जाता है। इस प्रकार के वन क्षेत्र में वृक्षों को काटने, लिखिए, इस प्रकार के वन क्षेत्रों में वृक्षों को काटने, इस प्रकार के वन क्षेत्रों में वृक्षों को काटने
मवेशियों को चराने, मवेशियों को चराने, देखो वृक्षों को या वन क्षेत्रों, वृक्षों को काटने या मवेशियों को चराने तथा वन उत्पाद ग्रहण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तथा वन उत्पाद ग्रहण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई प्रतिबंध नहीं होता है। देखो अवर्गीकृत वन उपरोक्त दोनों प्रकार के, देखिए उपरोक्त दोनों प्रकार के जो अपन ने पढ़ लिए वो दोनों प्रकार के वनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार के अधीन भी है और व्यक्तियों के समुदाय के अधीन होता है, उनको अवर्गीकृत वन कहा जाता है। इन पर व्यक्तियों का भी अधिकार होता है और सरकार का भी अधिकार होता है। इस प्रकार के वन क्षेत्रों में वृक्षों को काटने, किसको काटने? वृक्षों को काटने, मवेशियों का मतलब पशुओं को चराने तथा वन उत्पाद, वनों से संबंधित लकड़ी प्राप्त करने, गोंद प्राप्त करने, फल फूल तोड़ने, वन उत्पाद ग्रहण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो वन अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। वो वन क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो देखो ये तीनों प्रकार के वन क्षेत्र हैं। अब देखो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इनका अंधाधुंध प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों का समुदाय और वन संरक्षण, देखो समुदाय और वन संरक्षण, तो लिखिए समुदाय और वन संरक्षण, किस प्रकार वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, किस प्रकार कौन कौन सी समुदाय वनों का संरक्षण करती है, उसके बारे में अपन विस्तार से गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हलवे की कसम के साथ। ठीक है, देखो आपको पढ़ना तो है ही है, साथ साथ में मेरा कहने का उद्देश्य ये भी है कि अपने को माँ बापों की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, उसी के साथ में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखनी है, क्योंकि अपने जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है वो अपने माता पिता हैं। तो माता पिताओं की सेवा करो और साथ साथ में पढ़ाई का ज्ञान ग्रहण करो, ताकि अपन आगे से आगे वृद्धि कर सकें, समृद्धि कर सकें, अपना विकास हो सके। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। देखो ये वनों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब समुदाय और वन संरक्षण, कौन कौन सा समुदाय वनों का संरक्षण कर रहा है। तो समुदाय और वन संरक्षण लिखिए, समुदाय और वन संरक्षण, हेडिंग लगाइए, समुदाय और वन संरक्षण, और वन संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण। देखो वनों का संरक्षण, बचाव करना या उनकी सुरक्षा करना प्रत्येक मानव की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि वनों से अपने को सब कुछ वनों से ही प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वन है तो ही जीवन है, क्योंकि वनों से ही वर्षा होती है, वनों से ही ऑक्सीजन मिलती है, इसके अलावा वनों से ही फल फूल मिलते हैं, वनों से ही, देखो आदिवासी जनजाति को तो वहाँ पर रहने के लिए निवास स्थान भी मिलता है। तो वन ही सब कुछ है, तो वनों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि अगर वर्षा की मात्रा को भी बढ़ाना है तो वनों की उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, वनों का उनमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वन एवं वन्य जीव संसाधन हमारे जीवन के लिए अमूल्य है। क्या है? अमूल्य है, उनका कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमूल्य वस्तुएं हैं। तो लिखिए वन एवं वन्य जीव संसाधन हमारे जीवन के लिए, वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन, देखो वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य है, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या है? अमूल्य है, जीवन के लिए अमूल्य है। क्यों है अमूल्य? क्योंकि अगर अपन वनों को काट देंगे, अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो अपने को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वर्षा नहीं होगी तो अपने को पानी की मात्रा भी कम हो पाएगी, जो भी कृषि उत्पाद हैं उनमें सब में कमी आ जाएगी, तो जीवन संभव नहीं है। तो इनको क्या बताया गया है? अमूल्य बताया गया है। क्या बताया गया? अमूल्य बताया गया है। इसी महत्व को देखते हुए भारतीयों ने आज़ादी के पूर्व से ही, देखो इसी महत्व को लिखिए इसमें, इसी महत्व को देखते हुए भारतीयों ने आज़ादी से पूर्व, किससे पूर्व? आज़ादी से पूर्व, देखो इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीयों ने आज़ादी से पूर्व से ही वन एवं वन्य जीवन संसाधनों के, वन एवं
वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन आजादी से पूर्व ही वन एवं वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण हेतु, संसाधनों के संरक्षण हेतु, संसाधनों के संरक्षण हेतु, देखो संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव होता है। संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया या महत्वपूर्ण कई अभियान चलाए, हेतु कई अभियान चलाए। अब ये अभियान किसके लिए चलाए, वनों के संरक्षण के लिए अभियान चलाए। उसके बाद देखो भारत के कई भागों में, देखो भारत के कई भागों में आमजनों ने सरकारी विभागों से जुड़कर वन संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि आमजन लोग भी गवर्नमेंट में योगदान देके गवर्नमेंट के समूह में के साथ काम करते हुए वनों का क्या किया है, उन्होंने संरक्षण किया है। तो भारत के कई भागों में आमजनों ने, लिखिए भारत के कई भागों में, भारत के कई भागों में, कई भागों में, भारत के कई भागों में आमजनों ने सरकारी विभागों से, आमजनों ने सरकारी विभागों से आमजनों ने सरकारी विभागों से जुड़कर वन संरक्षण हेतु, विभागों से जुड़कर वन संरक्षण हेतु अनेकों उपाय अपनाए, अनेकों उपाय अपनाए। देखो आमजन ने भी सरकारी विभागों के साथ मिलकर, आमजनों ने भी सरकारी विभागों से जुड़कर वन संरक्षण हेतु अनेकों उपाय अपनाए, क्योंकि वनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, वनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। राजस्थान के सरिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है, राजस्थान में जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है में वहाँ के गांव के लोगों ने भूमि को भैरवदेव डाकऊ कानून ये सेंचुरी घोषित कर दिया, भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दिया। तो लिखिए राजस्थान के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में वहां के गांव के लोगों ने, वहां के गांव के लोगों ने, वहां के गांव के लोगों ने, राजस्थान के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में वहां के गांव के लोगों ने, वहां के गांव के लोगों ने खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं, खनन कार्य बंद करवाने के लिए क्या है, संघर्षरत हैं। लोगों ने खनन कार्य बंद कराने के लिए, खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं, बंद करवाने के लिए, करवाने के लिए क्या है, संघर्षरत हैं, करवाने के लिए संघर्षरत हैं, संघर्षरत हैं। क्यों है संघर्षरत, क्योंकि खनन क्रिया के माध्यम से हजारों हेक्टेयर भूमि पर क्या हो रही है, खनन क्रिया हो रही है। अब खनन क्रिया करेंगे तो खनन क्रिया से क्या होता है, वहां पर वनों का कटाव होता है, और वनों का कटाव होगा तो अपने पर्यावरण में क्या होगा, असंतुलन होगा, वर्षा कम होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं पर बाढ़ आएगी, कहीं पर देखो ऑक्सीजन की मात्रा जो हवाएं अपन ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो शुद्ध रूप से अपने को हवा भी प्राप्त नहीं होगी, और ना ही अपने को शुद्ध रूप से अपने को वर्षा प्राप्त होगी, कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। तो ये प्रकार की देखो इन्होंने क्या किया, खनन क्रिया को बंद करवा दिया। कहाँ के गांव के लोगों ने मिलकर, राजस्थान के जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है वहाँ के गांव के लोगों को मिलकर, क्योंकि उनसे देखो वन तो नष्ट होते ही हैं, साथ साथ में वन्य जीवों का जो संरक्षण है, बचाव है, वो भी उनका खत्म होता है, क्योंकि वन किसके लिए आवश्यक है, सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरी है, अभ्यारण्यों के लिए जरूरी है, जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। जितने ज्यादा वन होंगे उतने ही ज्यादा जीव जंतु अपने पास प्रदर्शित होंगे। तो राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने, देखो लिखिए राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने मिलकर, 5 गांवों के लोगों 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को, 1200 हेक्टेयर भूमि को, 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दी,
भैरवदेव डाकऊ, भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दी, घोषित कर दी। देखो, समुदाय और वन संरक्षण, वन व वन्य जीव संसाधन हमारे जीवन के लिए अमूल्य हैं। क्या है? अमूल्य हैं। उसके बाद दूसरा आता है, इसी महत्व को देखते हुए भारतीयों ने आजादी से पूर्व, देखो आजादी से पूर्व से ही वन जीव एवं संसाधनों के संरक्षण हेतु क्या चलाए? अभियान चलाए। भारत के कई भागों में आमजनों ने सरकारी विभागों से जुड़कर, देखो आमजन लोग भी सरकारी विभागों से जुड़ रहे हैं, किसके लिए? वनों के संरक्षण के लिए, और संरक्षण हेतु अनेक उपाय अपनाए। राजस्थान के जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है, राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। वहां के गांव के लोगों ने खनन कार्य बंद करवा दिया। खनन कार्य से क्या होता है? पेड़ों को क्षति पहुंचती है, वनों की कटाई ज्यादा होती है, इसलिए वहां के गांव के लोगों ने मिलकर क्या कर दिया? खनन कार्य को बंद करवा दिया। राजस्थान के जो अलवर जिला है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि पर, 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी, भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी का मतलब यह है कि वहां को भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित करने का मतलब यह है कि वहां पर वनों को काटने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां पर लोगों का आना जाना, एंट्री को बिल्कुल भी बंद कर दिया, ताकि वनों का नुकसान नहीं हो सके, वनों को क्षति नहीं पहुंच सके, जिससे इस क्षेत्र में शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखो इसको सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, तो यहाँ पर वनों को काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और साथ में जो वन्य जीव है उनके शिकार पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना आगे चलते हैं। इसी के साथ संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं, इसी में आगे लिखते रहना। इसी के अंतर्गत अगला बिंदु, तो इसी के साथ आगे अगला बिंदु लिखिए। देखो, जिससे इस क्षेत्र में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके माध्यम से? भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी के माध्यम से शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो लिखिए, जिससे इस क्षेत्र में शिकार पर, किस पर? शिकार पर, वनों के साथ साथ किस पर? शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस पर प्रतिबंध लगा दिया? शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, देखो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध चिपको आंदोलन है, उसके माध्यम से भी किसकी रक्षा की गई? किसका संरक्षण किया गया? वनों का संरक्षण किया गया। तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने भी वृक्षों की कटाई को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ। तो लिखिए, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या था? एक अभियान था वृक्षों की कटाई को बचाने के लिए। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई रोकने में सहायक सिद्ध हुआ। आंदोलन ने वृक्षों की कटाई रोकने में सहायक सिद्ध हुआ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भाई ये चिपको आंदोलन क्या है, तो इसका विस्तार से अपन आगे अध्ययन करेंगे अलग से चिपको आंदोलन का ना। तो वृक्षों की कटाई को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई पर रोकने पर पूर्णतः सिद्ध हुआ। उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्रों में बीज बचाओ आंदोलन ने भी बता दिया कि, लिखिए, उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्रों में बीज बचाओ आंदोलन, कौन सा? बीज बचाओ आंदोलन ने भी बता दिया कि, टिहरी क्षेत्रों में बीज बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बीज बचाओ आंदोलन ने भी बता दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी, लिखिए, बता दिया कि रासायनिक उर्वरकों
के प्रयोग के बिना भी प्रयोग के बिना भी रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विभिन्न प्रकार के फसलों का व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है। बिना भी विभिन्न प्रकार की फसलों का व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन किया जा सकता है। अपन लगातार क्या कर रहे हैं, देखो बीज बचाओ आंदोलन के माध्यम से, किसके माध्यम से, बीज बचाओ आंदोलन के माध्यम से अपन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। किसके माध्यम से, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि में क्षार की उपस्थिति ज्यादा होती है, उसमें लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिए भूमि खारी हो जाती है, जिससे जल में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही भूमि का कटाव भी होना शुरू हो जाता है और भूमि ऊसर बंजर बन जाती है, जिससे पेड़ पौधे नहीं पनप पाते हैं और पेड़ों का संरक्षण नहीं हो पाता है। इसलिए लोगों ने मिलकर क्या, कौन सा आंदोलन चलाया, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन इसके माध्यम से ये प्रदर्शित किया गया है कि बीज बचाओ आंदोलन वह आंदोलन है जिसके माध्यम से अपन अगर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें या दवाइयों का प्रयोग नहीं करें, उसके बाद भी अपन वनों का या फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ताकि अपने भूमि को बंजर होने से बचाया जा सके और ताकि वहां से अधिक से अधिक वनों को प्रदर्शित किया जा सके, लगाया जा सके। तो उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में बीज बचाओ आंदोलन ने बता दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विभिन्न प्रकार की फसलों का व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है। देखो राजस्थान के जो बिश्नोई समुदाय है वो भी वनों की कटाई को बचाने के लिए समृद्ध समुदाय है। कौन सी समुदाय, बिश्नोई समुदाय। तो लिखिए राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लोगों द्वारा, लिखिए राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लोगों द्वारा, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लोगों द्वारा, समुदाय के लोगों द्वारा, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लोगों द्वारा काले हिरण, नीलगाई, चिंकारा, मोर, काले हिरण, नीलगाई, कौन सी गाय, नीलगाई, मोर, काले हिरण, नीलगाई, मोर, चिंकारा आदि का संरक्षण किया जा रहा है। चिंकारा आदि का संरक्षण किया जा रहा है। चिंकारा आदि का संरक्षण किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी कर रही है वनों का संरक्षण या वन्य जीवों का संरक्षण, उसके साथ साथ में समुदाय, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं वो भी वनों का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी वनों का संरक्षण कर रहे हैं, जैसे चिपको आंदोलन आ गया, ये वनों का संरक्षण कर रहा है। उसके बाद में देखो बिश्नोई समुदाय के रूप में कौन समुदाय आ गई, बिश्नोई समुदाय, ये भी क्या कर रही है, काले हिरण, नीलगाय, मोर, चिंकारा आदि का संरक्षण किया जा रहा है इनके माध्यम से भी। तो भारत के कई समुदायों ने रीति रिवाज, पूजा पाठ में वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के प्रचलन में है, क्योंकि पूजा पाठ में विभिन्न प्रकार के लकड़ियों का या विभिन्न प्रकार के पौधों का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी लगातार क्या कर रहे हैं, वनों का संरक्षण कर रहे हैं। तो भारत के कई समुदायों ने रीति रिवाज, लिखिए भारत के कई समुदायों, भारत के कई भारत के कई समुदायों ने रीति रिवाज, पूजा पाठ में, रीति रिवाज, पूजा पाठ, रीति रिवाज में वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के प्रचलन में है। पूजा पाठ, देखो भारत के कई समुदायों ने रीति रिवाजों में, पूजा पाठ के अंतर्गत में वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के प्रचलन में है, देखो राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लोगों द्वारा काले हिरण, कौन सी हिरण, काले हिरण, नीलगाई, मोर और चिंकारा आदि का संरक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ भारत के कई समुदायों में कई रीति रिवाज ऐसे हैं जहां पर पेड़ पौधों का
बहुत महत्व है। जैसे पूजा पाठ, देखो पूजा पाठ में प्रत्येक मानव के लगभग सभी व्यक्तियों के, आप में से भी बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके घर पर तुलसी जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है। तो पूजा पाठ में भी इनका महत्व है, इसलिए इनका क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है लगातार। तो इनका क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे इसी के नीचे जस्ट लिख लेना, जैसे एक बार मिटा देता हूँ, इसी के नीचे जस्ट लिख लेना, जैसे जैसे लिखिए, जैसे जैसे हिंदुओं द्वारा शादी विवाह में आम, देखो हिंदुओं द्वारा शादी विवाह में आम, शादी विवाह में आम की टहनियाँ काम में आती हैं। आम के वृक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदुओं के जो शादी विवाह होते हैं उनमें आम का बहुत उपयोग आता है। इसके साथ घरों में तुलसी की पूजा, घरों में तुलसी की पूजा, घरों में तुलसी की पूजा, तुलसी की पूजा, इस कारण लगातार वनों का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। क्योंकि शादी विवाह में जैसे आम वृक्ष का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार हर घरों में तुलसी की पूजा की जाती है। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वनों का संरक्षण स्टार्ट कर दिया। मैंने बीच में एक टॉपिक बोला था, एक आंदोलन आया था, वो था चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के बारे में अपन अलग से अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न अपना बन सकता है। वैसे चिपको आंदोलन के बारे में इसमें ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, बाकी चिपको आंदोलन का नाम आया है तो अलग से भी पूछा जा सकता है। तो अपन प्रत्येक उस बिंदु को छूते हुए चलेंगे, प्रत्येक उस बिंदु का अध्ययन करते हुए चलेंगे जो अपने टॉपिक से संबंधित हो और उससे प्रश्न बन सकता हो। चाहे अपने देखो पाठ्य पुस्तक में तो इसके बारे में, चिपको आंदोलन के बारे में ज्यादा कुछ अध्ययन दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी अपन इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है, संभावना है। इसलिए अपन अलग से इसको अध्ययन कर लेते हैं। चिपको आंदोलन, कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो हेडिंग लगाइए, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। देखो ये आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, वृक्षों की कटाई से संबंधित। देखो वृक्षों की, लोगों द्वारा वृक्षों की कटाई की जा रही थी। कंपनी, देखो गवर्नमेंट ने कंपनी को वृक्षों की कटाई दे दी, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। वहाँ के लोगों ने वृक्षों के साथ चिपक गए और उनको वनों को काटने नहीं दिया, क्योंकि वनों के संरक्षण के प्रति ये तत्पर थे। तो वो वनों के चिपक गए, पेड़ों के चिपक गए, और जो व्यक्ति, कंपनी अधिकारी जो भी काटने के लिए पेड़ पौधे आए तो उन्होंने स्वयं के प्राणों की बलि दे दी, लेकिन वनों से नहीं हटे और वापस में गवर्नमेंट को वो निर्णय वापस लेना पड़ा और इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। तो इन्होंने भी देखो वनों के संरक्षण के प्रति अपना बलिदान दिया है। तो ये आंदोलन है चिपको आंदोलन, अर्थात मतलब चिपक चिपक के लोगों ने अपनी बलि दे दी, लेकिन वनों को काटने से रोक दिया, उस आंदोलन को बंद कर दिया। इसी को नाम दिया गया है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण आंदोलन है। किसका संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो लिखिए चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण आंदोलन है, महत्वपूर्ण आंदोलन है। पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा है, चिपको आंदोलन। इससे पर्यावरण का संरक्षण किया गया। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश, यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश जो वर्तमान उत्तराखंड है के चमोली जिले में, यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश, लिखिए यह आंदोलन तत्कालीन उस समय का कौन सा क्षेत्र था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड, वर्तमान में जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र आता है वो पहले किसका क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। तो वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में, के कौन सा जिला, चमोली जिला के चमोली जिले में, यह आंदोलन कौन से जिले में चला था, के चमोली जिले में, चमोली तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान कौन सा क्षेत्र आता है, उत्तराखंड का क्षेत्र के चमोली जिले में 26 मार्च 1973 को प्रारंभ हुआ। जिले में 26 मार्च 1973 को प्रारंभ हुआ। तो ये भी आ सकता है कि ये चिपको आंदोलन कौन से जिले से प्रारंभ हुआ, तो चमोली जिला
उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड का चमोली जिला कब प्रारंभ हुआ? 26 मार्च 1973 को। ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन है। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद, देखो भारत के प्रसिद्ध जो पर्यावरणविद है चंडी प्रसाद हो गए, भट्ट हो गए तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ। देखो लिखिए, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद, कौन सा प्रसाद? चंडी प्रसाद। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी, श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ। अगर प्रश्न आ जाए किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ, तो चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन क्या हुआ? शुरू हुआ। लेकिन इनमें जिसे सुंदरलाल बहुगुणा गोविंद सिंह रावत ने आगे बढ़ाया, जिसे सुंदरलाल बहुगुणा व गोविंद सिंह रावत ने आगे बढ़ाया। गोविंद सिंह रावत ने आगे बढ़ाया। इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? देखो सुंदरलाल बहुगुणा व गोविंद सिंह रावत ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। जबकि शुरू किसने किया? चंडी प्रसाद भट्ट व गौरा देवी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। उत्तराखंड के रैनी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना तय हुआ। गवर्नमेंट के द्वारा एक कंपनी को ठेका दिया गया कि जो उत्तराखंड का जो रैनी जिला है वहां से 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना तय हुआ। लेकिन जैसे ही कंपनी अधिकारी वहां काटने के लिए जाते हैं चमोली जिले में, तो वहां पर लोगों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सबके सब पेड़ों से चिपक गए और लेकिन प्राणों की बलि दे दी, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दिया। तो कंपनी को, सरकार को, जो कंपनी को जो ठेका दे रखा था उसको वापस लेना पड़ा और इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। यह महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो ये उत्तराखंड के रैनी जिले में 2400 से अधिक, तो लिखिए उत्तराखंड के रैनी जिले में 2400 से अधिक 2400 से अधिक पेड़ों को काटना तय हुआ। यह काम किसने किया? गवर्नमेंट ने किया, किसी कंपनी को ठेका देकर कि भाई 2400 से अधिक जो उत्तराखंड के रैनी क्षेत्र में जो पेड़ हैं उसमें से 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना तय हुआ। लेकिन जिसे बचाने के लिए गौरा देवी के नेतृत्व में, लिखिए जिसे बचाने के लिए, अगला पॉइंट लिखिए, जिसे बचाने के लिए गौरा देवी के नेतृत्व में रैनी गांव की 27 महिलाओं ने, देखो रैनी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बलि दी। रैनी गांव की 27 महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने? 27 महिलाओं ने 27 महिलाओं ने प्राणों की बलि दी। कितनी महिलाओं ने? 27 महिलाओं में। किसके नेतृत्व में? गौरा देवी के नेतृत्व में। तो प्रश्न आ सकता है चिपको आंदोलन में किसके नेतृत्व में 27 महिलाओं ने अपनी बलि दी? तो वो थी महिला गौरा देवी के नेतृत्व में, क्योंकि वो सारी की सारी महिलाएं हैं जो वृक्षों से चिपट गई और वृक्षों को काटने नहीं दिया। तो वो अधिकारी महिलाओं का बलिदान दे देते हैं, महिलाओं को काट देते हैं। लेकिन उसी के साथ सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ता है और इस आंदोलन को वापस उठाना पड़ता है। तो ये आंदोलन था चिपको आंदोलन। पेड़ों से चिपककर पेड़ों की कटाई को असफल कर दिया। अब ये महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर, देखो पेड़ों से चिपककर
पेड़ों से चिपक कर इस आंदोलन को असफल बना दिया। इस आंदोलन को असफल बना दिया। इस आंदोलन को क्या बना दिया? असफल बना दिया। इस आंदोलन को क्या बना दिया? असफल बना दिया, क्योंकि महिलाओं ने अपना बलिदान दे दिया लेकिन 2700 वृक्षों को काटने नहीं दिया। तो ये था अपना चिपको आंदोलन। तब से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। तो लिखिए, ये भी लिख लो, तब से इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। देखो, चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान जो उत्तराखंड के चमोली जिले में 26 मार्च 1973 को प्रारंभ हुआ। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट व श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे सुंदरलाल बहुगुणा व गोविंद सिंह रावत ने आगे बढ़ाया। उत्तराखंड के रैनी जिले में 2400 से अधिक पेड़ों को काटना तय हुआ। उसके बाद जिसे बचाने के लिए गौरा देवी के नेतृत्व में रैनी गांव की 27 महिलाओं ने अपने प्राणों की बलि दी। पेड़ों से चिपक कर इस आंदोलन को असफल बना दिया। तब से इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये अपना अध्याय 2 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अध्याय 3 की ओर चलेंगे। लेकिन जिससे पहले मैं आपको, देखो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, तो आपके लिए अभी थोड़ा सा कार्य बनता है। वो ये है कि अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और लोगों के पास शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।